Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. In today's video, we will be solving section B of May-June 2020 paper, variant 2-2. So in this section we have to answer two questions, but we will solve all three because for more practice. So let's start. Figure 8.1 show the circuit diagram of a temperature gauge. It contains an ammeter, a thermistor, a fixed resistor R, and a battery. Alright, this is ammeter, this is resistor, and this is thermistor, while this is battery, right? So he's saying the current is measured at different temperatures and a graph of result is shown in figure 8.2. This is figure 8.2. This is graph for current and this is temperature. As the temperature increases, current is increasing, right? So here is temperature 80, so current is approximately 10. Here is 90. Here is 90. There is 0.25, right? So let's start with A1. State how the resistance of thermistor changes with temperature and explain how figure 8.1 shows this change. तो फिगर 8.1 को यूज करते हुए हमें एक्सप्लेनेशन देनी है कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस किस साथ चेंज हो रही है टेम्परेचर के साथ और करंट पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो थर्मिस्टर की एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी हुई है, वो ये है कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होती है। और अच्छा, ये बात हो गई टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, और हमें पता है कि रेजिस्टेंस और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी करंट ऑलवेज इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस कम हुई, जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, यही बात टेक्स्ट की फॉर्म में। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस करंट विल इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट इंक्रीज होगा। ऑलराइट, so here is part 2. By the way, these parts are not in syllabus now, they have been obsolete, तो इनको हम कैंसिल कर देंगे। ये भी कैंसिल हो गया, बल्कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वाला हमारे क्वेश्चन पेपर में है। At 80 degree, the potential difference PD across the thermistor is 3.6 volts. What is mean by potential difference? तो बेसिकली क्या होता है, ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी पर यूनिट charge, right, to move current between 2 points। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इसका फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली वोल्टेज होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू जी अपॉन चार्ज। दिस इज चार्ज, दिस इज एनर्जी, दिस इज फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर व्हेन टेम्परेचर इज 80। सो सबसे ज्यादा जो मतलब जो फेमस फॉर्मूला है वो है V इक्वल्स टू आई आर। इसी को यूज करते हम इसके रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 80 सेंटीग्रेड पर हम इसका करंट देख लेते हैं कि करंट कितना आ रहा है। अब यहाँ पर है 80, तो बेसिकली इसको और जूम करता हूँ ताकि क्लियर समझ में आए। दिस इज 80, यहाँ पर है 80, और लाइन हमारी बननी चाहिए कुछ इस तरह। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई। अब इस पे एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है ये हमें देखना है। ये है 0.5, इसको 0.05 के बजाय सिर्फ अगर आसानी के लिए 0.5 पढ़ें तो ये हो गया 0.6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो एक बॉक्स बेसिकली 0.1 यूनिट के बराबर है।
ठीक है, 0.1 यूनिट के बराबर है 1 वॉट। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया 11, ये हो गया 12, 13, 14, दिस is exactly 0.014. This is the value of current when temperature is 80 सेंटीग्रेड। तो वोल्टेज हमारा कितना था क्वेश्चन में गिवन है 3.6 और करंट हमारे पास है 0.014 and here is resistance. Let me calculate this. We got 257.14 as our answer. अगर चाहें तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में भी इसको ला सकते हैं। तो क्या होगा 7 हो जाएगा, 7 इसको एक दे देगा +1 और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7 इसको देगा 1, तो ये हो जाएगा 6 बाकी 7 खुद 0 हो जाएगा। 260 हमारा आ जाएगा 2SF में इसका आंसर। ठीक है, अगर 2SF में ना करना आ रहा हो तो भाई नहीं करिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी डायरेक्ट कैलकुलेटर वाली वैल्यू लेके आ जाना। वो मैं ऐसे ही कह रहा था कि ये देख सकते हैं, ज़्यादा सही लगता है 2SF में। खैर आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ बैटरी इज 25, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस R। अच्छा, जो करंट हमने निकाला था, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ। जो करंट हमने निकाला था वो R का था यानी रेजिस्टर का था या थर्मिस्टर का था? इसका मुझे जरा जवाब दें। वो जो करंट था वो दोनों का था, क्योंकि यहाँ से जब करंट आ रहा है तो पूरे सर्किट में सेम ही करंट जाएगा ना, अलग अलग थोड़ी जाएगा। तो हमारे पास जो बैटरी का वोल्टेज था, अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं। बैटरी का वोल्टेज था वो था 25, ठीक है। और जो हमें पहले दिया हुआ था पीडी यानी थर्मिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस वो था 3.6। अब इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि यही फॉर्मूला सही फिट बैठ रहा है यहाँ पे। वोल्टेज हम निकाल लेंगे, अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। करंट हमारे पास है क्योंकि रेजिस्टर और थर्मिस्टर और रेजिस्टर आर में ऑब्वियसली सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और फिर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब वोल्टेज कैसे निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि जो बैटरी का वोल्टेज है बड़ी वाली वैल्यू 25, उसमें से माइनस कर देंगे जो थर्मिस्टर का वोल्टेज है विच इज छोटी वाली वैल्यू 3.6। सो हमारा आंसर इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 21.4 वोल्ट, सॉरी वोल्ट, 21.4 वोल्ट। तो ये आ गया 21.4, करंट आ गया 0.014, रेजिस्टेंस हमें निकालनी है। इसको डिवाइड करते हैं अगर हम 0.014 से तो व्हाट वी गेट 1528। अब मैं इसको अगेन अगर 2SF में लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, ये जो 8 है ये इसको 3 कर देगा, 1530 और 8 को 0 हो जाएगा, 1530 ओम इज आवर आंसर। कोई मसला नहीं है, वैसे भी लिख के आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वो आ गया इस थर्मामीटर और सेंसिटिव थर्मामीटर वाले क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस से ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, तो वी विल जस्ट इग्नोर देम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिगर 9.1 shows a simple relay used to switch a mains electric motor on and off. This is springy metal, this is contract, while this is pivot armature core यानी, और फिर ये कॉइल ऑफ वायर, ये इंसुलेटर, दिस इज मोटर, दिस इज मेन स्विच। मगर हमारा अभी जो जिस स्विच के बारे में बात करेंगे वो होगा हमारा स्विच एस, ठीक है। तो पार्ट ए में लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द मोटर स्विच इज ऑन व्हेन द स्विच एस इज क्लोज। मोटर ऑन क्यों होगी जब स्विच एस ओपन होगा? तो मैं इसका पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। सबसे पहले जब हमारा स्विच एस अगर क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर ऐसी वाले करंट फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा तो फिर वो प्रोड्यूस करेगा कॉइल ऑफ वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये अट्रैक्ट करेगी आयरन आर्मेचर को। आयरन आर्मेचर ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये आपस में पुश हो जाएंगे, मतलब आपस में कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ये मिल जाएंगे, ये मिलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे करंट जाते हुए मोटर को ऑन कर देगा, राइट। तो ये इसके पीछे पूरा का पूरा मैकेनिज्म था। इसको मैं वर्ड की फॉर्म में भी लिख देता हूँ। करंट प्रोड्यूस्ड इन coil will cause मैग्नेटिक फील्ड। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद क्या होगा, विच विल
मैग्नेटाइज कोर। बेसिकली टॉपिक का जो क्वेश्चन है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया हुआ है। वी फिल मैग्नेटाइज कोर, उसके बाद देन आयरन आर्मेचर विल बी पुश्ड। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस द कॉन्ट्रैक्ट्स विल मीट, या फिर ये बोल सकते हैं ज्वाइन। और आखिरी पॉइंट में लिख रहा हूँ, एज अ रिजल्ट मोटर विल स्विच ऑन। ठीक है, तो ये सिंपल था एक, इसका मैकेनिज्म यही था कि सबसे पहले करंट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद जो करंट है वो मैग्नेटाइज करवाएगा कोर को, उसके बाद क्या होगा कि आयरन आर्मेचर अट्रैक्ट हो जाएगा, फिर जो है कॉन्ट्रैक्ट मीट करेंगे आपस में, फाइनली उसके बाद फिर मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। एक बात मैं आगे ये भी एडिशनल लिख देता हूँ कि मोटर विल स्विच ऑन कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये पूरी बात हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द कोर इज मेड अप ऑफ आयरन रादर देन स्टील। आयरन से क्यों बना हुआ है कोर? कोई स्पेसिफिक वजह? बिकॉज सिंस आयरन, आयरन क्या है? सॉफ्ट मैग्नेटिक। बल्कि मैं सीधे सीधे, क्योंकि 2 नंबर का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। वैसे आपको बता देता हूँ कि आयरन एक सॉफ्ट, जब वो मैग्नेट है तो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो वो इजी टू वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा। चलो मैं वही बात लिख देता हूँ। सिंस आयरन इज टेम्पररी since iron is temporary magnet, so it will be easier to magnetize and demagnetize, right? Easy to magnetize और demagnetize। तो ये बात थी इसके बारे में कि आयरन आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी होता है, जबकि स्टील का क्या मसला होगा, ये मैं बताता हूँ। स्टील का मसला भाई ये होगा हमारा कि जो स्टील है वो जब अट्रैक्ट होगी ना उसकी तरफ, जब यहाँ पे देखें, जब आयरन आर्मेचर ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर ही रह जाएगा, वापस आने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर ही चिपक जाएगा। तो टेम्परेरी का मैं ओ लिखना भूल गया यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट सजेस्ट दैट द मोटर कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ विदाउट अ रिले। ठीक है, रिले के बगैर ही इस्तेमाल कर लें। ही सजेस्ट कनेक्टिंग द मेन टू अ सिंपल स्विच इन सीरीज विद द मोटर। ठीक है, सजेस्ट वन रीजन व्हाई इन सम सिचुएशन यूजिंग द रिले इज बेटर। रिले को यूज करना बेटर इसलिए होता है, रिले बेसिकली स्विच होता है जो है करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले मैं वजह लिख देता हूँ कि रिले क्यों बेटर है। पहली वजह ये है, वैसे तो 1 नंबर का, मगर मैं ऐसी लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। टू इंक्रीज सेफ्टी। ठीक है, दूसरी बात क्या है? एज रिले इज यूज टू कंट्रोल लार्ज करंट। ठीक है, लार्ज करंट रुक जाएगा, वो फ्लो नहीं कर पाएगा, जिसकी जिसकी वजह से लार्ज करंट जो है अप्लायंस को डैमेज भी कर सकता है। तो लार्ज करंट को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम रिले यूज करेंगे, जो कि बेटर रहेगा और उससे सेफ्टी भी होगी। बी पार्ट में कह रहा है, फिगर 9.2 shows the coil of wire wrapped around a cardboard tube. There is no core. There is an electric current in the wire in the direction shown by the arrows. ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है कार्डबोर्ड की ट्यूब है, ये कॉइल ऑफ वायर है। अब हमें क्या करना है, ए पार्ट में, इसके वन पार्ट में, और फिगर 9.2 ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड द कॉइल। ठीक है, मार्क द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, 4 नंबर का है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। तो अब डायरेक्शन किस तरह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड की, सबसे पहले तो यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेरी स्ट्रेट नहीं है, मगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक कुछ फील्ड टाइप बनता है इस तरह, एक यहाँ बनेगा ऐसा, और एक फील्ड ऐसी बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हमारी एक और फील्ड पास होगी जो कि यूं जाएगी, और फिर यहाँ से हमारी एक और फील्ड पास होगी जो कि ऐसे जाएगी, इस तरह। ठीक है, समझ गए। तो ये इस तरह की कुछ हमारी डायग्राम बनती है। और आगे कह रहा है मार्क द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल, नॉर्थ पोल मार्क करना है। अब हमेशा याद रखिएगा कि फील्ड निकलती है कहाँ से, साउथ पोल, निकलती है नॉर्थ पोल से, साउथ पोल कहता, सॉरी, निकलती है हमेशा साउथ, निकलती है हमेशा नॉर्थ पोल से, सॉरी, निकलती है हमेशा नॉर्थ पोल से है फील्ड, और अंदर कहाँ से आती है, साउथ पोल से। तो अब निकल कहाँ से, ये कौन से एरो ऐसे हैं, लेफ्ट साइड से निकल लिए या राइट साइड से निकल लिए, कैन यू प्लीज टेल मी। यस, नॉर्थ साइड से ये फीलिंग्स निकल रही हैं बाहर, और साउथ से ये आ रही हैं अंदर। अच्छा, ये हम ऐसी कॉमन सेंस से भी हमने कर लिया। वैसे इसका एक और जो असल तरीका वो है लेफ्ट, बल्कि राइट हैंड रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, जिसमें कर्ल ऑफ फिंगर आपका बताता है कि जो है वो फील की डायरेक्शन कहाँ पर है। एंड ऑफ द वीडियो में आपको राइट हैंड की पिक्चर भी दिखा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्री के 5 मार्क्स मिल गए। आइए मूव ऑन करते हैं, पार्ट सी। द सप्लाई ऑफ करंट टू द कॉइल इज रिमूव, सप्लाई रिमूव कर दी है। द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू सेंसिटिव एमीटर एज शोन इन फिगर 9.3। ठीक है, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल लगी हुई है। डिस्क्राइब हाउ अ परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज करंट। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट इस तरह से इस्तेमाल होता है कि जैसे कि यहाँ पे बना देता हूँ, एक मैग्नेट होता है यहाँ पे जो कि परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। ये अंदर भी जाएगा, इसको देखते हैं ऐसे, ये अंदर भी जाएगा और बाहर भी आएगा, इस तरह से होगा। बल्कि अभी यहाँ पे सेटिंग नहीं हुई, बट आप, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि ये अंदर भी जाएगा और फिर यहाँ से बाहर भी आएगा। ठीक है, ये मैंने अंदर जाएगा फिर यहाँ से बाहर आएगा, अंदर जाएगा फिर यहाँ से बाहर होगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, लार्ज करंट। तो सबसे पहले मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूँ, इस तरह लिखेंगे, द परमानेंट मैग्नेट मस्ट बी मूव्ड इनसाइड द कॉइल एंड आउटसाइड द कॉइल, राइट। ठीक है, या फिर आउटसाइड कह लें या अवे फ्रॉम द कॉइल कह लें। दूसरी बात ये होगी यहाँ पे कि मैग्नेट, मैं लिख देता हूँ कि मैग्नेट, क्योंकि ज्यादा करंट प्रोड्यूस करवाना, तो मैग्नेट शुड बी स्ट्रोंगर। ठीक है, मैग्नेट शुड बी स्ट्रोंगर एंड मूव, क्योंकि अगेन लार्जर करंट प्रोड्यूस कराना है तो ज्यादा स्पीड से भी उसको मूव कराना पड़ेगा। ग्रेटर स्पीड, राइट, शुड बी स्ट्रोंगर, और ग्रेटर स्पीड से मैग्नेट को मूव करना होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर वो लार्जर करंट प्रोड्यूस हो। आगे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई करंट इज प्रोड्यूस इन ए। अब ये तो काफी ज्यादा पूछा जाता है ये वाला सवाल कि करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है।
करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि जैसे कि सबसे पहले होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ईएमएफ होता है जिसकी वजह से फिर आगे करंट प्रोड्यूस होता है। वो इस तरह होता है जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, और जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाई थी, डायग्राम बना के दिखाई थी मैंने आपको पहले ही, जब हमने लाइन फील्ड लाइन बनाई थी, ये नॉर्थ है ये साउथ है, और यहाँ से फिर फील्ड आती है और फिर इसके अंदर से यूं करके पास हो जाती हैं इस तरह, समझे, इसके अंदर से यूं पास हो रही हैं, यहाँ से आती हैं साउथ से फिर नॉर्थ से पास होती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होता है इस टाइप का, एरिया टाइप, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा उतनी ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, मोर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मोर करंट। तो ये सिस्टम है इसका, और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर यहाँ से हमारे प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका आंसर फॉर्म करते हैं यहाँ पर, फर्स्टली, अच्छा जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ये हमने फैराडेज लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो तो। फर्स्टली देयर विल बी चेंज, देयर विल बी रेट ऑफ चेंज of magnetic flux linkage, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विच प्रोड्यूसेस क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होता है हमारा कि विच विल इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगी, हेंस ईएमएफ की वजह से क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, हेंस करंट इज प्रोड्यूस्ड, राइट। सबसे पहले क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, जो कि प्रोड्यूस करेगी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एज अ रिजल्ट हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दैट्स ऑल द होल कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। An oscilloscope is a device used to display waveforms. Inside the oscilloscope, a beam of electron is emitted from metal filament by thermonic emission. Thermonic emissions के लिए हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तभी वो प्रोड्यूस होती है। खैर आगे लिखा हुआ, the emitted electrons are accelerated away from the filament by potential difference of 2000 watts. State what must happen to metal filament for thermonic इमिशन टू अकर। जैसे कि मैंने बताया कि हाई टेम्परेचर कैसे होती हैं, तो क्या होना चाहिए, फिलामेंट, मेटल फिलामेंट शुड हैव हाई टेम्परेचर, सही है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, और इट शुड बी हॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट अवे फ्रॉम द फिलामेंट लैम्प। वो ऐसे होगा, पहले मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ कि ये होगा बिकॉज as electrons are negatively charged, ठीक है। तो जैसे कि ये एक जो है वो फिलामेंट लैंप है, अगर यहाँ पे मैं लैंप इसका सिंबल बना देता हूँ, ये लैंप है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास, इससे दूर को जा रहे हैं, बेसिकली इसके पास आके फिर इससे दूर को जा रहे हैं, क्योंकि ये होगा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि, बल्कि एक मिनट, ये नेगेटिव ही होता है, और दूर इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, और आपको पता है अनलाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, ठीक है, तभी इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ।
The charge on the electron is 1.6 is to 10 की power negative 19 coulomb. This is charge. All right. Calculate the maximum kinetic energy of one electron after it has been accelerated to 200 volts. अब इसका क्या करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी में सबसे बड़ी जो गलती या सबसे बड़ा जो ब्लंडर बच्चे मारेंगे वो ये करेंगे, वो लिख देंगे कि भाई 1/2 mv²। अब इस फॉर्मूला का कोई सेंस ही नहीं बनता ना यहाँ पे। किस तरह आप लगाएंगे ना, उसने हमें मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ना हमें वेलोसिटी या स्पीड दी हुई है, तो हम किस तरह लगाएंगे। तो हम इस तरह लगाएंगे कि हमने एक फॉर्मूला जो कि हमने याद किया हुआ भी था पहले, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको याद ही होगा, मगर मैं सबके लिए बता देता हूँ कि फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो उस पर ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, हमेशा 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 ये फॉर्मूला लगता है। यू हैव टू रिमेम्बर इट। अब ये आया कहाँ से, ये मैं बता देता हूँ। ये आया वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, जो कि ईएमएफ का फॉर्मूला है हमारा, उससे डिराइव हो के आया है। ठीक है, ये सीन है इसका। तो ये फॉर्मूला था, और वर्क डन हमारा ऑब्वियसली जो होता है वो जूल्स में होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वोल्टेज कितना है 2000 यहाँ पे वोल्टेज है, और चार्ज इन्होंने कितना दिया हुआ है 1.6 टू 10 की पावर नेगेटिव 19। सो लेट्स मी पुट दिस वैल्यू इन माय कैलकुलेटर, 1.6 10 की पावर नेगेटिव 19। सो राइट, 3.2 with 10 power negative 16, right? That was the whole concept. ठीक है। अब इसका बी पार्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर काफी ज्यादा लेंदी है ये वाला। बी पार्ट है फिगर 10.1 इज द ट्रेस ऑन द स्क्रीन ऑफ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप का आ गया, द सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप आर 10 मीटर पर सेकेंड डिवीजन। ये आ गया हमारे पास टाइम बेस्ड। आगे कह रहा है फॉर द एक्स एक्सिस 3 वोल्टेज पर डिवीजन फॉर द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये एक्स एक्सिस के लिए था। एक्स एक्सिस की लाइन हमेशा होती है हॉरिजॉन्टल, इसके लिए था 10, और वाई वाली जो होती है हमारी होती है, ये वर्टिकल होती है, वाई वाली हमारी होती है हॉरिजॉन्टल, जिसके लिए उन्होंने दिया हुआ है 3 वोल्टेज पर डिवीजन। ठीक है, एक बॉक्स 3 के बराबर है जब हम हॉरिजॉन्टल वाली बात कर रहे हैं, और यहाँ पर एक बॉक्स 10 के बराबर है जब हम वर्टिकल बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन बना देता हूँ जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे वेव एंड हो रही है। अब क्या करेंगे, आगे वाले पार्ट में आएंगे। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रेस शोन इन फिगर 10.1। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस। किसी चीज ने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड, यानी ये। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल देखना है। तो यहाँ पे किस तरह का इसका बनेगा, द सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप आर 10 मीटर फॉर द एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड 3 डिवीजन फॉर वाई एक्सिस। एक चीज में है कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल नहीं लेंगे, क्योंकि वेव यू मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ जा रही है। तो हम एक बॉक्स को लेंगे इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, एक दो। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2। 2 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 3 वैल्यू है वाई एक्सिस की, 2 3 6 वोल्ट, इट्स आवर फाइनल एम्पलीट्यूड वैल्यू, राइट। आगे मूव करते हैं, 2 पे कैलकुलेट द टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, one complete wavelength for the trace shown in 10.1। अब टाइम मुझे बताना है कंप्लीट वेवलेंथ के लिए। तो हम इसमें इस तरह से करेंगे कि यहाँ पर एक वेव यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हो रही है, दूसरी यहाँ स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हो रही है, तीसरी यहाँ स्टार्ट होगी यहाँ खत्म हो रही है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि एक वेव जो हमारी है उसको टाइम कितना लग रहा है। एक वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ पे आके खत्म हो रही है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और फिर बल्कि यहाँ खत्म हो रही है, सॉरी, यहाँ हमारी एक वेव स्टार्ट होके खत्म हो रही है। तो अब इसको कितने बॉक्सेस लग रहे हैं, एक दो तीन चार, वर्टिकल बॉक्सेस देखेंगे, इसको यहाँ पे लग रहे हैं 4 बॉक्सेस, राइट। तो अब यहाँ जो हमारा वर्टिकल वाला सीन था, क्योंकि हम एक वेव की बात कर रहे हैं, तो एक बॉक्स हमारा किसके बराबर होगा, 10 के।
ठीक है। और बॉक्सेस कितने टोटल, एक वेव के 4। तो हम क्या करेंगे कि 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, एज अ रिजल्ट वी विल गेट टाइम एज 40 मिली सेकेंड्स। अच्छा, मिली सेकेंड्स जरूरी नहीं है, इसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 440 को हम डिवाइड बाय अगर करते हैं 100, बल्कि 1000, 1 2 3 4, कुछ ऐसा आएगा 0.040, इतने सेकंड आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द ट्रेस shown in figure 10.1 is caused by a sound. अच्छा, ये साउंड वेव थी पीछे। The sound travels through the air to a microphone from the place that it is made. The microphone is connected to the oscilloscope, which displays the waveform shown. Sound is a type of wave state. Which type is of sound? Sound सबको पता है कि एक longitudinal वेव होती है। इस पॉइंट पे आप आके आपको पता ही होना चाहिए कि साउंड एक longitudinal वेव होती है जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं। आगे लिखा हुआ डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल एज अ साउंड पासेस थ्रू द एयर टू द माइक्रोफोन। तो साउंड बेसिकली इस तरह से पास करता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में कि यहाँ पे होती है कंप्रेशंस, ठीक है, जहाँ पार्टिकल होते हैं क्लोजर, और इसी तरह यहाँ पर होती हैं रेयरफेक्शंस जो कि दूर दूर होती हैं। ठीक है, ये होगा एयर फ्रैक्शन, ये होगा कंप्रेशन, ये होगा एयर फ्रैक्शन। तो इस तरह साउंड ट्रेवल करता है पैरेलल, रिमेंबर, पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। साउंड ऑलवेज ट्रेवल पैरेलल। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो पैरेलल ट्रेवल करती हैं, जबकि जो हमारी वो होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं परपेंडिकुलर। तो इस केस में हम ये लिखेंगे द साउंड विल ट्रेवल पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, आगे लिखा हुआ डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द ट्रेस ऑन द स्क्रीन चेंजेस एज द पिच ऑफ द साउंड बिकम्स हायर। तो सेटिंग ऑन द ऑसिलोस्कोप आर अनचेंज। अच्छा, सेटिंग जो है हमारी अनचेंज नहीं है, अब उससे होगा क्या ये हमें बताना है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा, बट हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग पिच और frequency will increase। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी इंक्रीज द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स एज वेल। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेव साइकिल भी बढ़ेगी। इस चीज का मतलब क्या होगा, मैं इस तरह आपको ग्राफ में बना के समझा देता हूँ कि यहाँ पर डायग्राम हम चेक करते हैं। तो ये डायग्राम कहाँ की बनी हुई है, इस वाले पार्ट की। ये है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी डायग्राम इस तरह से बनेगी कि जैसे कि यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो रही थी, तो इसी वैल्यू में इसी तरह से यहाँ पे दो वेव्स कंप्लीट होंगी। जैसे यहाँ पर वेव आएगी और फिर यहाँ जाएगी, फिर दोबारा वेव आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर दोबारा वेव आएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर दोबारा, फिर दोबारा। ठीक है, अब ट्रेंड समझ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैसी वो काम हो गया, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि जैसे हमारा नॉर्मल वेव्स थी ऐसे 1 2 3, अब क्या हो रही है, 6 हो रही है, 3 के बजाय 1 2 3 4 5 6, ये फर्क आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव साइकिल्स बढ़ गई। क्यों? क्योंकि पिच इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, और फ्रीक्वेंसी ने ये चीज करी है कि नंबर ऑफ वेव साइकिल बढ़ा दी। तो आगे पार्ट डी देखते हैं। A student investigates what happened when diode is connected between the microphone and the oscilloscope. Figure 10.2 shows the circuit that he uses.
बिकॉज बेसिकली डायोड जो है वो रिवर्स बायस होता है हमारा, तो ये करंट की डायरेक्शन को उल्टा करता है। ये लिखा हुआ है आउटपुट फ्रॉम माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से ये आउटपुट आ रहा होगा, ये लगा हुआ डायोड और ये लगा हुआ ऑसिलोस्कोप। आगे लिखा विदाउट द डायोड, without the diode, the output from microphone is AC current, alternating current, and trace is as shown in figure 10.1 on page 18. He described the action of diode on the current from the microphone. डायोड का बेसिकली काम क्या होता है? What it does is it reverses the direction of current. ये सारा काम होता ही है ये डायोड का, कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट रिमूव कर देता है। अच्छा, वो बात कर रहे थे पेज 18 की, ये पेज हो गया 19 एंड ही इज टॉकिंग अबाउट पेज 18, दिस वाज पेज 18, ठीक है। तो उसकी जो डायग्राम वगैरह है वो इस तरह से थी। आगे लिखा हुआ ऑन ग्रेड इन फिगर 10.3 स्केच द ट्रेस सीन ऑन द स्क्रीन में डायोड इज यूज। अब वहां पे क्या हो रहा था कि इस तरह की वेव्स आ रही थी। अब डायोड में क्या होगा, तो डायोड की डायग्राम के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जीरो लाइन बना देता हूँ, जिससे हमारी एक आसानी हो जाएगी वेव्स को बनाने के लिए। ठीक है, ये बन गई हमारे। अब वो कह रहे हैं कि डायोड के साथ डायग्राम बनाएं पेज 18 से देखकर। तो पेज 18 पे जब हम आते हैं तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह की बनी हुई है, कुछ जैसे यहाँ पे आ रही है, फिर यूं जा रही है, फिर यूं आ रही है, फिर यूं आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का कोई सीन है हमारा। और बाकी ये दो बॉक्स से नीचे जा रही है। अब जो नीचे वाली चीज है ना, जो नेगेटिव जा रही है, जो टर्फ्स है हमारी बेसिकली, वो नहीं बनेगी डायोड में। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो रिवर्स हो गया है। ठीक है, इसको बना के देखते हैं, सब कुछ सेम रहेगा पर नीचे वाली चीज नहीं बनेगी। पहले हम यूं ऊपर आए, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब हम दो बॉक्सेस अगर नीचे जाएं तो ये क्या है, ये नहीं बनेगा। फिर हम यूं ऊपर आएंगे दो बॉक्सेस, फिर अगर हम यूं नीचे जाएं तो जो नीचे वाला ये नहीं बनेगा, क्योंकि डायोड ने डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दी है। और फिर हमारी साइकिल ये इस तरह की कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? तो जो नीचे वाली लाइंस हैं ये हम नहीं बनाएंगे, बाकी सारा हमारा सेम रहेगा। नेगेटिव वाली जो लाइन है बेसिकली, बाकी हमारा सारा सेम रहता है। तो इसको हम यहाँ पे मत कोई ड्राइंग वाइंग नहीं बनानी, नीचे वाली ऐसे कुछ नहीं करना, बस ये लाइन खींच देनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल एक डायग्राम हो जाएगी डायोड की, जो कि हो जाएगी ऐसी। ठीक है, और इस केस में डायोड में जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ करंट फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि उसने डायरेक्शन रिवर्स कर दी है। सो ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।